हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर शांति मैम। और आज का हमारा टॉपिक है द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन। भारत के विभाजन को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले मुस्लिम लीग के बारे में जानना होगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में ऐसी कौन सी दूरियां आ गई थी जिसके कारण फाइनली हम लोग देखते हैं कि भारत को दो हिस्सों में बंटना पड़ा था। तो हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ। अपने हितों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस से विमुख होकर मुसलमानों ने भी अपना एक राजनीतिक संगठन बनाने का निर्णय लिया। इस प्रयास को अलीगढ़ मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज के प्राचार्य आर्चबोल्ड और वायसरॉय लॉर्ड मिंटो के निजी सचिव डनलप स्मिथ का सहयोग और समर्थन प्राप्त था। उनके सहयोग से अक्टूबर 1906 में आगा खान की रिप्रेजेंटेशन में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। इसने मुसलमानों के लिए व्यवस्थापिका सभाओं में स्थान, सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व, न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में बहाली और मुस्लिम निर्वाचन मंडल की स्थापना की मांग रखी। वाइसरॉय ने उनकी मांगों का समर्थन किया एवं उसे पूरा करने का आश्वासन दिया। वाइसरॉय के आश्वासन से उत्साहित होकर मुसलमानों ने अपना राजनीतिक संगठन बनाने का निर्णय लिया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मोहसिन मुल्क आगा खान और नवाब बकर उल मुल्क के प्रयासों से ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ साथ चली। कांग्रेस और लीग दोनों ने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का इजहार किया। 1913 में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल लंदन सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भाग लिया। बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण सरकार के प्रति बदलने लगा। होम रूल आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों में भी राष्ट्रीय चेतना जागृत कर दी। दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस लीग अधिवेशन एक साथ हुआ। इसमें विख्यात लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस और लीग ने एक लिखित समझौता किया। लखनऊ समझौता का महत्व इस बात में निहित है कि इसने हिंदू मुस्लिम एकता की पुनर्स्थापना का, जो लीग की स्थापना से संकट में पड़ गई थी, का प्रयास किया। परंतु ये मात्र एक राजनीतिक समझौता था। इससे दोनों संप्रदायों के बीच लगाव की भावना नहीं बढ़ी। लखनऊ समझौते का सबसे दुखद पहलू यह था कि कांग्रेस ने अपने आप को हिंदुओं का और लीग ने अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधि मान लिया। इसने जाने अनजाने भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। लखनऊ समझौता ने हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रयास आरंभ किया, उसे होम रूल आंदोलन और खिलाफत आंदोलन से भी बल मिला। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि लखनऊ समझौते और खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता की जो प्रक्रिया आरंभ की थी, वो 1920 के दूसरे दशक से खंडित होने लगी। सांप्रदायिकता के उभार ने दोनों समुदायों के बीच खाई गहरी कर दी। सांप्रदायिकता का आधार धर्म या समुदाय विशेष केंद्रित राजनीति बन गई। इसके आधार पर धर्म और समुदाय विशेष की एकता पर तो बल दिया ही गया, साथ ही अन्य समुदाय का विरोध करने की प्रेरणा भी दी गई। वस्तुतः सांप्रदायिकता किसी चिन्हित गैर के खिलाफ घृणा की राजनीति को पोषित करती है। 1926 और 1931 के बीच पूर्वी बंगाल में दंगों का सिलसिला आरंभ हो गया। इन दंगों ने हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। फलस्वरूप कांग्रेस और लीग के मतभेद बढ़ने लगे। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश
19th सेंचुरी के उत्तरार्ध में हुआ तथा 20th सेंचुरी के आरंभिक चरणों तक यह प्रभावशाली बन गया। सांप्रदायिकता के उदय और विकास के प्रमुख कारण थे, जैसे कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, मुसलमानों का आर्थिक एवं सांस्कृतिक पिछड़ापन, सांप्रदायिक इतिहास लेखन का प्रभाव, 19वीं और 20वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव, हिंदू कट्टरपंथ का उदय, हिंदू संगठनों का उदय और मुस्लिम प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। 1920 के दशक से कांग्रेस लीग के मतभेद बढ़ने लगे। 1921 में जिन्ना कांग्रेस से अलग हो गई। 1924 के लाहौर मुस्लिम लीग अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने की। उन्होंने हिंदू बहुसंख्यकों से मुसलमानों की सुरक्षा के लिए पृथक निर्वाचन, प्रांतीय स्वायत्तता एवं संघ की मांग रखी। 1925 की कलकत्ता अधिवेशन में भी यह मांग दोहराई गई। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को स्वराज्य प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते थे। इसलिए कोहाट दंगों के विरोध में 1924 में उन्होंने 21 दिनों का उपवास रखा। चित्तरंजन दास ने बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बंगाल समझौता किया। 1923 के निर्वाचन के बाद केंद्रीय विधानसभा में जिन्ना ने स्वराज्य पार्टी के साथ मिलकर काम किया। 1927 में दिल्ली सम्मेलन और कलकत्ता के एकता सम्मेलन में भी सहयोग और एकता की शर्तें तय की गई, परंतु नेहरू रिपोर्ट पर कांग्रेस और जिन्ना में टकराहट आरंभ हो गई। नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान ना तो जिन्ना को स्वीकार्य थे और ना ही कांग्रेस को। यहाँ से कांग्रेस और लीग अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। मार्च 1929 में जिन्ना ने भावी संविधान के निर्माण से संबंध 14 मांगे रखी। जिन्ना की ये मांगे आगे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग का आधार बनी। अपनी मांगों को रखने के बाद जिन्ना ने कांग्रेस विरोधी और सरकार परस्त रुख अपना लिया। जिन्ना मुस्लिम लीग द्वारा अपनी 14 सूत्री मांगे स्वीकार करवाना चाहते थे, परंतु लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1930 तक जिन्ना मुस्लिम लीग के सर्वोच्च नेता बन गए। वे कांग्रेस से विमुख हो गए। अंग्रेजी सहायता से मुसलमानों के हितों की रक्षा करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया। इसी बीच दिसंबर 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता विख्यात उर्दू शायर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिखा था, ने की। उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश को भारतीय संघ में स्वायत्त प्रदेश के रूप में स्वीकार करने की मांग की। उनका तर्क था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण इसे पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए, जिससे मुस्लिम हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने पेशावर से सहारनपुर तक के क्षेत्र को मुसलमानों को देने की मांग रखी। 1930 के दशक में ही लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षारत अनेक भारतीय मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग आरंभ कर दी। इस विचारधारा का प्रचार चौधरी रहमत अली ने किया। इसके लिए उन्होंने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट आरंभ किया। 1933 में उन्होंने घोषणा की कि हिंदुस्तान एक राष्ट्र नहीं बल्कि 2 राष्ट्र है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुसार प्रांतीय विधायिकाओं के लिए 1937 में निर्वाचन कराए गए। चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने भाग लिया, जिसमें मुस्लिम लीग की अपेक्षा कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। लीग के सदस्यों के दिलों में ये बात बैठ गई कि अगर भारत अविभाजित रहा तो अल्पसंख्यक मुसलमानों को राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं होगी।
उनका मानना था कि मुसलमानों के हितों की सुरक्षा एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस तो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। 1940 में मुस्लिम लीग और जिन्ना ने पृथकतावादी नीति अपना ली। 1940 तक मुस्लिम लीग की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। सांप्रदायिक दंगों, हिंदू सांप्रदायिकताओं तथा द्वारा हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए का नारा, कांग्रेस की ढुलमुल नीतियों, हिंदू संप्रदायवादियों के बढ़ते प्रभाव और चुनावों में पराजय से आशंकित होकर जिन्ना ने मुसलमानों को पृथक कौम के रूप में प्रस्तुत करना आरंभ किया। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने अपना पाकिस्तान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हालांकि बाद में कैबिनेट मिशन से निराश होकर मुस्लिम लीग और जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का निर्णय किया। 16 अगस्त 1946 को ये दिवस मनाया गया। लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में प्रवेश कर कांग्रेस का विरोध करने की नीति अपनाई। भारत की तत्कालीन स्थिति से चिंतित होकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने जून 1948 के पूर्व भारतीयों को सत्ता सौंपने की घोषणा की। घोषणा में यह भी कहा गया कि अगर उक्त समय तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर सकेगी तो अंग्रेजी सरकार स्वयं निश्चित करेगी कि सत्ता किसे सौंपी जाए, किसी केंद्रीय सरकार को या प्रांतीय सरकारों को। सत्ता के हस्तांतरण की योजना को पूरा करने के लिए वेवल के स्थान पर माउंटबेटन को वाइसरॉय नियुक्त किया गया। ऐसे ही अशांत वातावरण में 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन ने पदभार ग्रहण किया। गांधी जी ने माउंटबेटन से भेंट कर उनसे विभाजन रोकने का अनुरोध किया, लेकिन माउंटबेटन जानते थे कि एक अखंड भारत को सत्ता सौंपना असंभव है। अतः उन्होंने भारत के विभाजन की योजना तैयार की तथा सत्ता हस्तांतरण की तारीख को जून 1948 से पीछे लाकर 15 अगस्त 1947 करने का निश्चय किया। जून से विभाजन की प्रक्रिया का कार्य आरंभ हो गया। 20 जून 1947 को बंगाल असेंबली और 23 जून को पंजाब असेंबली ने विभाजन को स्वीकृति दे दी। माउंटबेटन की योजना ब्रिटिश संसद में पेश की गई। 16 जुलाई को संसद ने इसे पारित कर दिया। 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट ने इसे मंजूरी दे दी। इस भारतीय स्वाधीनता अधिनियम यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। यह दो भागों में विभक्त था, पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ। जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और लियाकत अली प्रधानमंत्री बने। भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता की खुशी को विभाजन के अवसाद ने घेर लिया। तो भारत के बंटवारे के बारे में हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में आज के लेक्चर में देख चुके हैं। अपने आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इस बंटवारे का स्वरूप क्या था, व्हाट वाज द ओवरव्यू ऑफ द पार्टीशन एंड विभाजन के मेन कारण क्या थे, मुख्य कारण कौन कौन से थे। थैंक यू।